गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का कृषि दृष्टि में। कृषि दृष्टि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया है, जिससे आप कहीं भी रह करके अच्छे जो फैकल्टीज हैं, आप जो एग्रीकल्चर फैकल्टीज हैं उनसे आप ज्ञान ले सकते हैं। आई एम श्रीपद द्विवेदी एंड दिस इज a short introduction about me। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स जो ग्रेजुएशन में होता है, बहुत सारे लोग उसको थोड़ा टफ सब्जेक्ट मानते हैं, तो उसको सरल बनाने का मैं प्रयास करूंगा। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स को अगर हम लोग ब्रेक करते हैं तो दो टर्म से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहले एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक्स। जैसा कि हम सबको पता है कि एग्रीकल्चर दो वर्डों से लिया गया है, लैटिन वर्ड से, एगर और कल्चरा, सॉइल और कल्टीवेशन। तो कल्टीवेशन ऑफ सॉइल ही एग्रीकल्चर नहीं है, ये ओरिजिनेटेड टर्म का अर्थ है। जबकि एग्रीकल्चर आज के समय में बहुत ब्रॉड साइंस हो चुका है, जिसके अंदर हम लाइव स्टॉक में, फॉरेस्ट्री में, हॉर्टिकल्चर में, क्रॉप मैनेजमेंट में, अदर सब्जेक्टों को भी डील्स करते हैं। फिशरीज हो गया, नए नए टर्म एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी हो गया, जीएम क्रॉप की जैसे बात की जा रही है, ये सब टोटल कवर किया जाता है एग्रीकल्चर के अंदर। दूसरा टर्म आता है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में, तो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स हम लोग जानते हैं ग्रीक वर्ड ओकियोनॉमिकस से लिया गया है, जिसमें ओकियोस मीन्स हाउस होल्ड होता है और नोमोस मीन्स मैनेजमेंट होता है। जब आप एक अपने घर को मैनेज करते हैं, वहीं से इकोनॉमिक्स स्टार्ट होता है। या फिर आप अपने एक जीवन को मैनेज करते हैं, या आप अपने 24 घंटा जो आवर्स है आपके पास, उसको मैनेज करते हैं कि कब पढ़ना है कब उठना है, वहीं से मैनेजमेंट स्टार्ट होता है। तो इकोनॉमिक्स जीवन में चलने वाली सभी गतिविधियों पर, दैनिक क्रियाओं में भी लगाया जा सकता है। इस सब्जेक्ट को पढ़ने से आप ना कि केवल सब्जेक्ट में ही नॉलेजेबल होंगे, बल्कि अगर इसके प्रिंसिपल और मेथड्स को आप अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो सदैव एक सही मार्गदर्शन पर जा सकते हैं। इकोनॉमिक्स को अगर शॉर्ट टर्म में हम लोग कहें तो क्या है? इकोनॉमिक्स वह सब्जेक्ट है, वह विषय है, वह साइंस है, वह कला है, जिसमें हम लोग अनलिमिटेड जो हमारी एंड्स होती हैं, यानी ह्यूमन वांट्स जो होती हैं, जो हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं जिनकी कोई सीमा नहीं, उनको हम, जो हमारे पास रिसोर्स हैं, जो स्केयर्स रिसोर्स हैं, उनके अंदर में जो मैनेज कर लेते हैं, यानी जो चीज हमारे पास है उसमें हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर लें, तो उसी को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब जैसे घर की बात है, कोई बड़े घर का है तो उसका मंथली एक्सपेंडिचर 30,000 है, कोई छोटा है तो उसका 5,000 है, 3,000 है, 2,000। यानी जितना आपके पास रिसोर्स है उसी में अपने एक्सपेंडिचर को, अपनी इच्छाओं की पूर्ति को खर्च करके उसको सीमित करना, कि जिससे ज्यादा से ज्यादा आपको संतुष्टि मिले, तो उसी को हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। अब अगर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो जो इकोनॉमिक्स के हमारे प्रिंसिपल्स हैं, प्रैक्टिस हैं, कि कैसे हम मैनेज करते हैं, किसी घर को कैसे मैनेज करते हैं, वहीं से स्टार्ट करें। फिर किसी स्टेट को कैसे मैनेज करते हैं, कंट्री को, पूरा वर्ल्ड कैसे मैनेज किया जा सकता है डिफरेंट चीजों में। जैसे आप जीडीपी सुनते हैं, या हमारी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की ओर जा रही है, या हमारा इंडिया पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। तो इन सब चीजों को मैनेज करने के लिए क्या क्या हमें करना चाहिए, कितना इंपोर्ट करना चाहिए, कितना एक्सपोर्ट करना चाहिए, क्या रेट लगाना चाहिए, बैंक रेट क्या होना चाहिए, इस सारी चीजों को जो हम लोग पढ़ते हैं वो सब इकोनॉमिक्स में आता है। और अगर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की बात करें तो हम अपने फील्ड को, अपने एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को, अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे प्रोसेस्ड करें, कैसे इंडस्ट्री लगाएं, कैसे ज्यादा से ज्यादा किसानों को फायदा हो, तो इन सारी चीजों को अगर हम पढ़ते हैं तो एग्रीकल्चर
इकोनॉमिक्स में आता है। अब अगर हम डिफिनेशन की बात करें इकोनॉमिक्स की, तो डिफरेंट इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग डिफरेंट तरीके की डिफिनेशन दी गई हैं। मेन रूप से हम तीन चार तरीके से इसकी डिफिनेशन को पढ़ते हैं। सबसे पहले आती है वेल्थ डिफिनेशन। एडम स्मिथ के द्वारा गया जो मेन इसमें इकोनॉमिस्ट थे वो एडम स्मिथ थे, वेल्थ डिफिनेशन को जो सपोर्ट करते थे, और इन्हीं को हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। इनकी बहुत ही एक फेमस बुक है जो लगभग हर जगह पूछी जाती है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। तो शार्ट में इसको पूछा जाएगा वेल्थ ऑफ नेशन किसके द्वारा लिखी गई है, तो उसमें आपका आंसर एडम स्मिथ होगा। तो ये बहुत ही फेमस है। इन्होंने वेल्थ को सपोर्ट किया था कि जो हमारी इकोनॉमी है इसको ऑटोमेटिक छोड़ दीजिए, अपने आप पर, नेचर पर छोड़ दीजिए, उसी के कारण जो भी बनेगा बिगड़ेगा वो अपने आप सही हो जाया करेगा। तो ये एडम स्मिथ का कहना था इकोनॉमिक्स में। दूसरी डिफिनेशन आती है जो दूसरे पॉइंट को सपोर्ट करते हैं, उसमें अल्फ्रेड मार्शल है वेलफेयर डिफिनेशन को। इन्होंने ये कहा कि जो हमारी इकोनॉमिक्स है वो सोशल साइंस है। इकोनॉमिक्स में सोसाइटी का, यानी जो भी ह्यूमन के कल्याणकारी बातों की बात की जाती है, जो ऑर्डिनरी बिजनेस की, जिससे मनुष्य का कल्याण हो, वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो एक्टिविटी जिससे मनुष्य को फायदा हो, उसी को हम वेलफेयर डिफिनेशन में कंसीडर करते हैं। और इनकी अल्फ्रेड मार्शल की एक बुक थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। सबसे फेमस डिफिनेशन और मोस्ट एक्सेप्टेड डिफिनेशन तुम्हारी है कि स्कैरसिटी डिफिनेशन, जिसको दिया था रॉबिन्स ने। और रॉबिन्स ने इस बात को कहा था कि ह्यूमन अपने बिहेवियर में किस तरीके से मैनेज करता है कि वो अनलिमिटेड जो उसकी वांट्स हैं, जो इच्छाएं हैं, और जो उसके पास सीमित संसाधन है, उन सीमित संसाधन में अनलिमिटेड इच्छाओं की पूर्ति किस तरीके से करता है। अगर इसको हम देखते हैं तो स्कैरसिटी डिफिनेशन है। जैसे किसी साधु की भी कोई इच्छा होती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो भी कहीं ना कहीं मैनेजमेंट कर रहा है। तो रॉबिन्स के अकॉर्डिंग ये ह्यूमन साइंस कहा गया इसको, इकोनॉमिक्स को, और मार्शल के अकॉर्डिंग इसको सोशल साइंस कहा गया। फिर फोर्थ टाइप की डेफिनेशन एक आती है ग्रोथ डिफिनेशन। ग्रोथ डिफिनेशन को जेम कीन्स और सैमुअल्सन ने दिया था। फिर एक बहुत कम आपको मिलेगा, ये मॉडर्न डिफिनेशन है ग्रोथ डिफिनेशन, जेम कीन्स और सैमुअल्सन का, जिन्होंने होल वर्ल्ड के यानी बड़े लेवल पर एक्टिविटी को कवर किया था। जेम कीन्स ही माइक्रो इकोनॉमिक्स की शुरुआत करते हैं और यही फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहे जाते हैं। तो इन लोगों ने बड़े लेवल पर इकोनॉमिक्स को बताया। जो ऊपर के तीन डेफिनेशन है छोटे लेवल तक सीमित थी, तो जेम कीन्स और सैमुअल्सन ने बड़े लेवल पर, माइक्रो लेवल पर सपोर्ट किया था ग्रोथ इकोनॉमिक्स की ग्रोथ डेफिनेशन को। लास्ट एक डेफिनेशन आती है वांटलेसनेस डिफिनेशन। ये बहुत कम मिलेगा आपको, जेके मेहता ने इसको सपोर्ट किया था। तो जेके मेहता का कहना यह था कि अगर हम अपनी इच्छाओं को जीरो कर दें तो वो भी एक तरीके का मैनेजमेंट है। इसको हम वांटलेसनेस डिफिनेशन बोलते हैं, कि जहां पर हमारी कोई इच्छा ही ना हो उसको हम वांटलेसनेस डिफिनेशन बोलते हैं। बट प्रैक्टिकली ये प्रूफ नहीं हो पाया, क्योंकि मरते समय भी आदमी की कोई न कोई इच्छा रहती है कि हम अपने बच्चे को देख लें, या वहां जो बाहर लड़की रहती है उसको देख लें, या वहां से लड़का नहीं आया उसको देख लें। तो इसलिए ये प्रैक्टिकली प्रूफ नहीं हो पाया वांटलेसनेस डिफिनेशन। अब कुछ हम देखेंगे कि इसमें हम पढ़ते क्या हैं। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में अगर हम पढ़ते हैं तो क्या चीजें पढ़ते हैं, उसके अंदर में हमें क्या पढ़ाया जाता है। तो कुछ डिसिप्लिन्स हैं सब्जेक्ट के। पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो हम पढ़ते हैं वो इंडिविजुअल लेवल पर पढ़ते हैं, किसी छोटे लेवल पर, किसी एक फैक्ट्री का डेटा कलेक्ट करना, किसी एक फैक्ट्री में कास्ट कितनी आ रही, कितने लेबर काम कर रहे हैं, क्या रिटर्न आ रहा है उसका, इन सब चीजों का अगर अध्ययन करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में देखें तो किसी एक फील्ड का, किसी एक प्रोजेक्ट हो वो लगा हो तो उसका अध्ययन करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। माइक्रो इकोनॉमिक्स को ही हम प्राइस थ्योरी कहते हैं, दूसरे नाम से प्राइस थ्योरी के नाम से जानते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम इनकम थ्योरी के नाम से जानते हैं। और माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो हम अध्ययन करते हैं वो होल लेवल पर करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक बड़े लेवल पर है। मान लो एक कंट्री में कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं एग्रीकल्चर के,
तो उन प्रोजेक्ट का अगर हम अध्ययन करते हैं, उनकी कास्ट कितनी आई, कितना पैसा लगा, कितना एक्सपेंडिचर हुआ, इससे बेनिफिट क्या हुआ, तो इसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। माइक्रो और माइक्रो टर्म, माइक्रो जैसे माइक्रो पोर होते हैं, सॉइल साइंस में हम लोग पढ़ते हैं माइक्रो पोर होते हैं, तो उसी तरीके से माइक्रो छोटा लेवल और माइक्रो जिसमें ए है वो बड़ा लेवल। दो टर्म है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये टर्म दिया था किसने? ये टर्म दिया था रैगनर फ्रिस्ट ने। ये याद रखना आप कि माइक्रो और माइक्रो टर्म किसने दिया था? रैगनर फ्रिस्ट ने। और माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी बोलते हैं और माइक्रो को इनकम थ्योरी बोलते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स। ये ग्रेजुएशन लेवल की बातें मैं बता रहा हूँ, अगर आगे बढ़ेंगे तो ये सब और ब्रांच में डिवाइड हो जाता है। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स में हम वो पढ़ते हैं कि प्रोडक्शन के जो हमारे फैक्टर्स हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और मैनेजमेंट, इन सब चीजों को किस तरीके से हम अप्लाई करें, इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल को किस तरीके से हम इन चीजों में अप्लाई करें, यानी फार्म लेवल पर अप्लाई करें, जिससे हमको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले, ज्यादा से ज्यादा हमारे इनपुट्स इफिशिएंटली काम कर सकें, उनकी एफिशिएंसी ज्यादा से ज्यादा बनी रहे। तो इसको हम पढ़ते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स में। बात करते हैं जब एग्रीकल्चर मार्केटिंग की, तो मार्केटिंग में आपका दो साइड आ जाता है, इनपुट मार्केटिंग, आउटपुट मार्केटिंग। तो इसमें दोनों चीज हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से इनपुट इंडस्ट्री अपना प्रोडक्ट फार्मर तक देती है और फार्मर किस तरीके से अपना प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंचाता है। ये इंडस्ट्री के थ्रू भी आ सकता है या डायरेक्ट फार्मर टू कंज्यूमर प्रोडक्ट पहुंच सकता है। तो इन सब चीजों में जितनी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं, मूवमेंट करती हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट फ्रॉम फार्मर टू कंज्यूमर और कंज्यूमर टू फार्मर, तो इन सब चीजों को हम पढ़ते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग में। दूसरी चीज आता है एग्रीकल्चर फाइनेंस। तो एग्रीकल्चर फाइनेंस आपका क्या होता है? जो ये बताता है कि फाइनेंस से रिलेटेड जितनी चीजें हैं किसी एक एग्रीकल्चर फील्ड पे या एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट पे या एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में, यानी लोन कहाँ से लेना है, लोन कैसा लेना है, क्या क्या स्कीम्स है, और उसके बाद कौन कौन से इंश्योरेंस स्कीम है, लोन कितने तरीके से होता है, लोन को किस तरीके से, मशीनरी खरीदना है तो कौन सा लोन लेना है, एग्रीकल्चर कोई प्रोजेक्ट लेना है तो कौन सा लोन लेना है, क्रॉप लगाना है तो कौन सा लोन लेना है, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे एग्रीकल्चर फाइनेंस में। फिर इसमें पढ़ेंगे किसी प्रोजेक्ट को लगाना है तो वो प्रोजेक्ट कितना वाइबल है, कितना इंटरेस्ट रेट, अगर हम प्रोजेक्ट में वही पैसा हम प्रोजेक्ट में लगाएं या दूसरी जगह बैंक में लगाएं तो हमको फायदा किससे होगा। तो इसमें प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एक चैप्टर होता है, तो उसमें हम लोग ये देखते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट कितना अच्छा से काम कर सकता है। तो ये सारी चीजें हम लोग एग्रीकल्चर फाइनेंस में पढ़ेंगे, जिसमें आपका पीसी रेशियो और पे बैक पीरियड, आईआरआर, इन सारी चीजों को आगे हम पढ़ेंगे। जस्ट अभी एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं हम एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का, जिससे आपके माइंड में एक मैप बन जाए कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, और एकदम सरल शब्दों में, जिससे आपका ये मन उबे नहीं कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है समझ में नहीं आता, क्या करें क्या ना करें। तो इस तरीके से कृषि दृष्टि आपको एक अच्छा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दे रहा है कि जिससे कहीं भी कोई इंस्ट्रक्टर हो, कोई टीचर हो, अच्छी फैकल्टी वो आके अपना पढ़ा सकते हैं। फिर आते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। इकोनॉमिक्स में कुछ बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट जो रेगुलर यूज में आते हैं उन कॉन्सेप्ट को हमको थोड़ा बहुत हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि जो बाहरी नॉर्मल जो दुनिया है उसमें उसी कॉन्सेप्ट को दूसरे टर्म से देखा जाता है, लेकिन इकोनॉमिक्स में हर कॉन्सेप्ट को एक इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। तो हमको इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए उसमें जितने कॉन्सेप्ट हैं उनको इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ता है कि इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को क्या कहते हैं। जैसे गुड्स है, गुड्स क्या चीज है? बाहरी फिजिकल दुनिया में आपको जो भी चीज दिखेगी वो गुड्स है, लेकिन
इकोनॉमिक्स में कोई भी चीज जो ह्यूमन की वांट को सेटिस्फाई करती, कोई भी चीज हो, लेकिन कोई भी चीज सब चीज नहीं है गुड्स, जो ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करती है वो सिर्फ गुड्स कही जाएंगे। तो इसमें दो तरीके से गुड्स होती हैं, जैसे हमको पता है, इकोनॉमिक गुड और फ्री गुड। जो हमको नेचर देता है, हम पे नहीं करते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्री गुड, जैसे एयर हो गया। और जिसको हम पे करते हैं उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक गुड। इसमें भी बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है कि फ्री गुड्स में कहीं कहीं वाटर फ्री गुड्स कंसीडर किया जाता है, ट्रेन पे हम खरीदने लगे तो वो इकोनॉमिक गुड कंसीडर किया जाता है। तो सिचुएशन बेस्ड है, अगर आप नदी के किनारे हैं और आपको सींचने के लिए पानी चाहिए तो वो फ्री गुड है। लेकिन अगर आप ट्रेन पे हैं और आपको बिस्लरी का पानी चाहिए तब वो इकोनॉमिक गुड है। तो सिचुएशन बेस्ड है, बंधा नहीं है कि इकोनॉमिक गुड में अगर पानी यहाँ इकोनॉमिक गुड है तो वहां फ्री गुड नहीं हो सकता। ये कंडीशन उसके सराउंडिंग क्या है उस चीज पे डिपेंड करता है कि वो इकोनॉमिक गुड है या फ्री गुड है। लेकिन इन जनरल लैंग्वेज हम लोग इसको, एयर को, वाटर को, इन सब चीजों को फ्री गुड में कंसीडर करते हैं। दूसरा टर्म आता है यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या है? किसी गुड, गुड आपको पता चल गया गुड क्या है, कि जो भी चीज ह्यूमन की वांट को सेटिस्फाई करती है वो गुड है। लेकिन वो गुड कितना सेटिस्फाई करती है, उसकी पावर क्या है सेटिस्फाई करने की। जैसे एक सेब हम खाए, हमको कितना सेटिस्फेक्शन मिला, तो उसकी पावर क्या है, एक सेब खाने से क्या पावर मिली कि हमको उतनी संतुष्टि हमको मिली। तो उस पावर को जब मेजर करते हैं तो यूटिलिटी में आ जाता है। तो यूटिलिटी चार तरीके से होती है मेनली: फार्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी और पोजीशन यूटिलिटी। फार्म यूटिलिटी में ये होता है कि आप एक फार्म की कमोडिटी को दूसरे फार्म में कन्वर्ट कर दें तो उसके जो पावर बढ़ जाती है। जैसे आपको कच्चा अगर आटा खिलाया जाए तो वो पावर नहीं होगी आपके सेटिस्फेक्शन के लिए, लेकिन अगर पकी रोटी उसी से खिला दी जाए, यानी आटा से हम रोटी बनवा दिए, तब उसका फार्म चेंज हो गया और आपकी पावर बढ़ गई, उस गुड की पावर आपकी भूख को शांत करने की बढ़ गई। तो इसको हम बोलते हैं फार्म यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी क्या होता है कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर अगर हम उसी चीज को ट्रांसफर कर दें तब उसकी यूटिलिटी बढ़ जाए। अब मान लीजिए किसी गांव में खूब गोभी हो रही है इस समय, तो उस गांव में गोभी की कीमत कम होगी, लेकिन अगर वही गोभी सिटी में भेज दी जाए तो वो 20 रुपीज या 50 रुपीज में बिक सकती है, ना कि गांव में 5 रुपए या 10 रुपए में। तो प्लेस को चेंज करने से सेम कमोडिटी का जो चेंज आया, यानी उसकी सेटिस्फाइंग पावर जो बढ़ गई, उसको हम बोलते हैं प्लेस यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी सेम वही तरीका है। इस समय मान लो गोभी इतने रेट में है, अब वही गोभी उधर अगर हमको मई जून में चाहिए तो वही गोभी की कीमत 80 रुपीज या 20 रुपीज। यानी टाइम को चेंज करने से जब कमोडिटी के सेटिस्फाइंग पावर बढ़ जाती है तो उसको हम बोलते हैं टाइम यूटिलिटी। पोजीशन यूटिलिटी क्या होता है कि ट्रांसफर कर देने से, यानी एक व्यक्ति का जो ऑनरशिप है अगर वो दूसरे को ऑनरशिप ट्रांसफर कर देता है तो उसको पोजीशन यूटिलिटी बोलते हैं। जैसे आप किसी की बाइक मांग के चलाते हैं तो वो मजा नहीं आता है जो कि अपनी बाइक में आता है। तो अगर वो आपको बाइक ट्रांसफर कर दे, यानी अब इसके मालिक आप हो गए, तो आप दूसरे हिसाब से चलाएंगे, और दूसरे के हैं तो थोड़ा सोचना पड़ेगा कि इस तरीके से न चलाएं कि दिक्कत हो जाए या पंचर हो जाए या जो भी कुछ खराब हो जाए कि हमको बनवाना पड़े। तो वो ट्रांसफर अगर ऑनरशिप करते हैं तो पोजीशन यूटिलिटी में आता है। दूसरा टर्म है वैल्यू। वैल्यू क्या है? कोई भी गुड दूसरी गुड से अगर बदली जाती है तो किस रेट में बदली जाती है, यानी उसका एक्सचेंजेबिलिटी रेट क्या है किसी गुड का दूसरे गुड से बदलने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं वैल्यू। जैसे कोई किसी का 10 रुपए का कोई स्टैंडर्ड बढ़िया पेन है और वो पेंसिल से बदलना चाहता है, तो वो बोले दूसरे लड़के से कि हमको 2 पेंसिल दो तब हम एक पेन इसको देंगे 10 वाली। तो उस पेन की कीमत 2 पेंसिल है, तो इसलिए उसका रेट क्या है? 2 है। तो उसको हम वैल्यू बोलते हैं, यानी उस कमोडिटी का दूसरे कमोडिटी से चेंज करने का क्या रेट है, उसको हम बोलते हैं वैल्यू। प्राइस क्या है? उसी वैल्यू को अगर हम मनी के टर्म में कन्वर्ट कर दें, यानी उस पेंसिल के प्राइस अगर 4 4 8 रुपए है और पेन 10 की थी और पुरानी हो गई है, तो 8 रुपए अब उसकी, अगर वो चेंज कर ले रहा है तो मीन्स 8 रुपए उसकी वैल्यू है, तो प्राइस उसकी 8 रुपए है।
तो वैल्यू को अगर हम मनी के टर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम प्राइस बोलते हैं। उसी चीज को जो वैल्यू है उसकी रेट क्या है वो चीज हमको पता लग गया कि हाँ एक पेन 2 पेंसिल से बिकेगी, तो अब उसी को हम पैसे में कन्वर्ट कर दें, रुपए के टर्म में ले आए तो उसी को हम प्राइस बोलते हैं। डिजायर, डिजायर, वांट और डिमांड 3 टर्म है, और तीनों को आपको बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा। कि डिजायर हमारे अंदर की इच्छा है, साइकोलॉजिकल फीलिंग है, जो हमारे अंदर में मानसिक जो हमारी फीलिंग्स आती हैं वो डिजायर है। जैसे हमारी इच्छा है कि हम एरोप्लेन से जाएं, तो वो हमारी डिजायर है, वांट। जब वही डिजायर आवश्यकता में बदल जाए, जैसे आपकी डिजायर है आप 20 किलोमीटर जॉब करते हैं और आपकी डिजायर है एक बाइक ले लूं, तो आप नहीं लिए, साइकोलॉजिकल फीलिंग और डिजायर, लेकिन जरूरत है, खरीदने की जरूरत है। जब वो महसूस होने लगे कि उसकी जरूरत है, ले लेने से हमको फायदा होगा, हमारा टाइम बच जाएगा, 2 घंटा बचेगा, तो वही डिजायर और जब नीड आपस में मिल जाती है तब वांट बन जाता है। और डिमांड क्या होता है, जब वांट और परचेजिंग पावर और विलिंगनेस टू बाई, ये तीनों चीज मिल जाती है, यानी आपकी इच्छा भी है, आपकी आवश्यकता भी है, और आपके अंदर खरीदने की क्षमता भी है कि हम 50 खरीदने के लिए दे सकते हैं, और उसके बाद आप खरीद भी लेते हैं, विलिंगनेस टू बाई, बैकवर्ड ऑफ द विलिंगनेस टू बाई, और आप खरीद भी लेते हैं, तो इसको हम बोलते हैं डिमांड। मतलब एकदम तैयार है खरीदने के लिए एक पार्टिकुलर प्राइस पर, पार्टिकुलर टाइम में और पार्टिकुलर मार्केट में, तो उसको हम बोलते हैं डिमांड। डिमांड का कर्व जो होता है, डिमांड का कर्व नेगेटिव होता है, जो स्लोप होता है डिमांड का वो नेगेटिव होता है। सप्लाई क्या है, जब हमारी इच्छा तो है, यानी डिजायर प्लस नीड भी है, और विलिंगनेस टू सेल, ये आप सेलर की साइड से सोचिए, बायर की साइड से डिमांड को सोचिए, और सेलर की साइड से सप्लाई को सोचिए। कि सप्लाई, मान लीजिए फार्मर बेचना चाहता तो है, जरूरत भी है, लेकिन वो बेच नहीं रहा है मार्केट में, यानी लेकर नहीं गया, तो उसको हम सप्लाई नहीं बोलेंगे। जब वांट प्लस विलिंगनेस टू सेल, यानी उसकी वो बेचने के लिए मार्केट के प्लेस पर ले गया, तो उसको हम बोलते हैं सप्लाई, और इसका कर्व होता है पॉजिटिव स्लोप। और जैसा कि हम जानते हैं कि इकोनॉमिक्स में बिना कर्व के इकोनॉमिक्स अधूरी रहती है, और कर्व कर्व का स्टडी ही करना रहता है। तो जो अभी तक हम डिमांड सप्लाई आपको बताए, अगर उसको हम 2 लाइन पे देखना चाहें, तो जो लाल कलर का आपको दिख रहा है ये डिमांड कर्व है, और ब्लू कलर का जो दिख रहा है सप्लाई कर्व है। इसका स्लोप नेगेटिव है और उसका पॉजिटिव है। एक तरफ हम एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी लिखते हैं और वाई एक्सिस पे प्राइस लिखते हैं। जहां पर ये दोनों कर्व कट करते हैं उनको हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और ये ऐसे नहीं बना दिया गया है, किसी मार्केट की मान लीजिए आप स्टडी करते हैं और उसमें डिफरेंट प्राइस पर डिफरेंट कितनी क्वांटिटी बिकी, या और डिफरेंट प्राइस पर कितनी क्वांटिटी खरीदी गई, अगर इनको हम ग्राफ पर लेकर आते हैं तो इस तरीके से कुछ कर्व हमको मिलेगा। और जहां पर ये दोनों कर्व एक दूसरे को काटते हैं वहां एक इक्विलिब्रियम कंडीशन आती है, इसी को हम मार्केट इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इस इक्विलिब्रियम के ऊपर अगर कंडीशन है तो वहां पर एक्सेस सप्लाई है, यानी आपके सप्लाई कर्व नीला कलर ज्यादा हो जाएगा और इधर डिमांड कर्व कम हो जाएगा, सप्लाई मोर देन डिमांड, तो इसको हम एक्सेस सप्लाई बोलते हैं। कि मार्केट में सामान तो है लेकिन मांग नहीं है। और अगर इक्विलिब्रियम के नीचे आते हैं तो एक्सेस डिमांड होता है, इसको सप्लाई शॉक भी बोलते हैं या एक्सेस डिमांड भी बोलते हैं। कि डिमांड तो खूब है, यानी लाल कलर का जो कर्व है वो ज्यादा हो जाएगा और नीला कलर का कर्व कम हो जाएगा। तो डिमांड तो खूब है लेकिन सप्लाई नहीं पहुंच पा रहे, तो इसको हम बोलते हैं सप्लाई शॉक या एक्सेस डिमांड, और ऊपर हम बोलते हैं एक्सेस सप्लाई। और जैसा कि हम सबको पता है कि कृषि दृष्टि आपके लिए बड़े ऑफर के साथ जो 2499 रुपए का पैकेज है उसको 999 रुपए में लाई है।
और यूपी कैटेट पीजी एग्जाम के लिए जो हमारे डिग्री कॉलेज से भी बच्चे रहते हैं, स्टूडेंट्स रहते हैं, और कुछ यूनिवर्सिटी में भी रहते हैं जो हिंदी मीडियम से जाते हैं, उनको इंग्लिश मीडियम थोड़ा कम समझ में आता है, तो उनके लिए कृषि दृष्टि एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म जो आपके लिए 5 दिसंबर से एक नया बैच स्टार्ट कर रहा है। तो आप जितना संभव हो खुद भी जुड़े और दूसरों को भी जोड़े, जिससे आपके साथ साथ अच्छे लोगों का इंटरेक्शन हो जाए और अच्छे सोर्स पा जाए, जिससे आप बेहतरीन से बेहतरीन यूनिवर्सिटी और जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंच जाए, अपने गंतव्य स्थान को पा जाए। एक सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को और हम किस नाम से जानते हैं? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का 4 ऑप्शन है, इसको हमको बताइएगा, या नोट्स में ये क्वेश्चन था तो आपको याद होगा तो बताइएगा। और लास्ट में अब हम स्लाइड को बंद करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग हम लोगों के साथ जुड़े रहे और कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा बच्चे इससे जुड़े और इससे इसका फायदा प्राप्त कर सके।